हर्षवर्धन जी, ये दाव और पलटी पटखनी वार पलटवार, मतलब इसे कह सकते हैं ना कि राजनीति 2014 या 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने उससे पहले अपने चरम पर है। हर कोई सारे हथकंडे अपना रहा है। जैसे विपक्ष ने एकजुट होने का ऐलान किया, इधर से बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में खेल कर दिया, उधर नए साथी तलाशे जा रहे हैं। मतलब दोनों खेमों में पूरी तैयारी है, कुछ भी करना है, लेकिन चुनाव के लिए अपनी तैयारी एकदम टिच रखनी है। नहीं, अच्छा है ना कि पूरी तैयारी है। अगर आशुतोष जी की बात को मैं मानूं तो 2019 में चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे विपक्ष के लोग, तो ये तो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए और बड़ा खराब है। हालांकि आशुतोष जी एक आंकड़ा आधा ही बताते हैं, हर डिबेट में आधा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 63% लोग हैं। अब वो आंकड़ा सच क्या है? वो आंकड़ा सच ये है कि एनडीए को 2019 में 45% मत मिले थे। ये आंकड़ा है, जो लोग ये टीवी देख रहे होंगे भी आपका शो मानक जी, तो वो गूगल पर सर्च करें, मिल जाएगा। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बताते हैं। अब कांग्रेस का अगर बताएंगे या किसी दल का बताएंगे तो कितना नीचे जाएगा ये सोचना चाहिए। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना कि वो कोई कोर कसर नहीं रखती है। महाराष्ट्र में उसकी अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन फिर भी उसको लगा कि ये कहीं भी जो विपक्षी एकता के जो सूत्रधार दूसरे वाले बन रहे हैं शरद पवार जी, वो थोड़ा मजबूत न दिखें, और अजीत पवार को अवसर दिख रहा है तो तोड़ दिया उनको। अब पवार वर्सेज पवार लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीन में नहीं है, यानी विपक्ष की ताकत उसकी आपस की लड़ाई में जा रही है। लाभ किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। दक्षिण भारत के राज्यों में विशेष करके अगर हम कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जगन मोहन बहुत ताकतवर हैं, केसीआर बहुत ताकतवर हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों को स्पेस नहीं मिल रहा है। लेकिन कमाल देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ ना तो केसीआर के साथ होगा ना जगन मोहन के साथ होगा। बावजूद इसके दोनों कांग्रेस के उलट हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। और जो अभी आशुतोष जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि दूसरे को कमजोर करो। ये दोनों राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें कांग्रेस के साथ नहीं, क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस को ये लगता है कि हमारी उम्मीद बेहतर हो रही है। अभी ढेर सारे नेता टीआरएस से, बीआरएस से, अब बीआरएस कहना चाहिए, उससे छोड़कर आ गए। अब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यक्ष बदला है, जरा रणनीतिक तौर पर देखिए, संजय गांधी बड़ा आक्रामक लड़ रहे थे, जी किशन रेड्डी थोड़ा सोबर टाइप के नेता हैं, यानी आक्रामकता कम होगी। लेकिन जहां जहां संभव हो वहां राजेंद्र इटाला लड़ेंगे, वहां जो बीआरएस का हिस्सा होगा वो काटेंगे। पंजाब में ये भाजपा को भी पता है, अकाली को भी पता है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उसके बाद से जो पंजाब में स्थिति बदली है, उसने दोनों को बता दिया है कि आप दोनों की कोई हैसियत नहीं। और आशुतोष जी जो कह रहे हैं, मैं उसको दूसरी तरह से कह रहा हूं। पंजाब में भाजपा आज तक अपना आधार नहीं बना पाई। सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, उनको बनाना पड़ा। तो इसलिए कांग्रेस के एक तरह से कहें कि जो उनको लग रहा है कि यही आएंगे तो कुछ नैया तार देंगे, पहले अमरिंदर पर भरोसा था, वो भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का वो वर्ग जो कह रहा था अकालियों को हटाओ हम अकेले लड़ लेंगे, वो किनारे हो गया। यानी अकाली और भाजपा गठजोड़ की जमीन तैयार हो चुकी है। न सुखबीर बताएंगे न भाजपा वाले बताएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो अपना कुनबा बड़ा हो, दूसरा जहां नहीं बड़ा हो सकता वहां उस तरफ ना जाए। लेकिन लालू जी वाले पर एक लाइन बोल के बात खत्म करूंगा। लेकिन लालू जी बहुत बड़े नेता हैं देश के, इतने बड़े नेता हैं कि वो जेल जाने लगते हैं तो पत्नी को ऐसे यूं ही उठा के बना देते हैं मुख्यमंत्री। लोकतंत्र है हमारा, कोई कुछ भी कर सकता है। और देश में उनको लोग सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं। बड़े बड़े पत्रकार कसीदे पढ़ते हैं कि अरे लालू जी ही तो लड़ रहे थे सांप्रदायिकता से। अब लालू जी क्या है, वो थोड़ा हंसोड़ टाइप के आदमी है, मतलब नेता बड़े हैं लेकिन सब कुछ लाइट कर देते हैं। बहुत गंभीर माहौल भी हो तो मजाक कर देते हैं। राहुल जी के लिए कहा कि राहुल जी दूल्हा बन जाए। और आज उन्होंने जब ये कहा है कि 300 सीट विपक्ष जीतेगा, तो उसकी अगली लाइन भी आपको सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसकी पत्नी अपनी नहीं हो ना, उसको नहीं प्रधानमंत्री वगैरह बनना चाहिए। ये लालू जी ने बोला है। अब आप इन दोनों बयानों को एक साथ चलाइए, इसी से समझ में आ जाएगा कि 300 सीटों वाला बयान कितना स्तरहीन, हल्का और टिप्पणी के योग्य बयान है। ओके, अब कांग्रेस की तैयारियों पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए। आपने कहा बीजेपी की तैयारियां बताई, उधर कांग्रेस ने देखिए मध्य प्रदेश में वहां बगावत वाला सीन ना के बराबर है, या कल है आपसी विवाद ना के बराबर है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा था वो सुलटा लिया, राजस्थान में जो चल रहा था उसे भी सुलटा लिया। यानी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष का कुनबा
अपना एक अलग चलेगा और कांग्रेस की अपने स्तर पर तैयारी, अलग तैयारी। पहली जो चुनौती है वो विधानसभा चुनाव की है, यानी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर। देखिए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी। कांग्रेस को लेकर एक बात बिना किसी संकोच के कहनी चाहिए, लंबे समय के बाद कांग्रेस कॉन्टिन्यूटी में पॉलिटिक्स कर रही है। अभी तक क्या था, जैसे उसके नेता इंटरवल पॉलिटिशियन थे वैसे वो भी इंटरवल पॉलिटिक्स करती थी। लेकिन अच्छा है कांग्रेस के लिए कि लंबे समय के बाद वो अपनी रणनीति पर टिकी हुई है। और कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में नहीं मानता हूं, ठीक है, अब पार्टी जीती है तो उसका उत्साह होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। देश भर में जो एक नेशनल पार्टी का दर्जा होता है ना, कि भारतीय जनता पार्टी होगी तो उसके सामने कांग्रेस होगी, कांग्रेस होगी तो उसके सामने भाजपा होगी, कांग्रेस ने वो दर्जा अचीव करने की कोशिश की है, भले उसके सांसद बहुत कम हैं। और ये बात उसको ये भरोसा दिलाती है कि अगर हमने ये 3 राज्य जीत लिए या इन 3 राज्य में हमने 2 जीत लिए, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, तो हम ये बताएंगे कि देखिए अब फिर से एपी सेंटर तैयार हो गया है, धुरी तैयार हो गई, हमारे इर्द गिर्द आ जाइए। ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात क्षेत्रीय दल भी जानते हैं, इसीलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा अंदर अंदर डरे भी हैं कि हमारा वाला चला जाएगा, हमारा वाला चला जाएगा। तो असली स्थिति अभी है, लेकिन ये कहेंगे कि कांग्रेस ने अपने जो मतभेद, और देखिए छत्तीसगढ़ में कोई था नहीं, बगावत करने की सिंहदेव साहब की कोई न स्थिति है, न वो उस स्वभाव के आदमी है। वो चाहते जरूर थे, बड़ी राज परिवार से रहे तो इच्छा थी कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जिता के तो बघेल लाए थे। तो मुझे लगता है वहां कोई संकट नहीं था। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से अलका जी आपके ऊपर नाराज हो गई, बड़ा विचित्र है भाई। जो सामने दिख रहा है आप उसको भी करेंगे, नहीं इसको मत बोलिए, आप लोग बोलना बंद कर दीजिए। आज जो पायलट ने कहा आज जो एक मिनट अलका, एक सेकंड अलका, अभी एक सेकंड, आप कुछ नहीं कहेंगे, अलका मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जब सुलझ जाता है ना सारा, नहीं ठीक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के नेताओं को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। बताइए कहां है झगड़ा, बोलेंगे बताइए कहां है झगड़ा। मैं तो सुन तो लिया आपने, पायलट जी ने खुद बोल दिया सब ठीक ठाक है। किस परिवार में और परिवार के 2 सदस्यों में मतभेद झगड़े नहीं होते? मुझे एक घर ऐसा दिखा दीजिए या बता दीजिए। लेकिन उसको सुलझाया गया, लोकतांत्रिक तरीकों से सुना गया, और आज क्या है? आज क्या है आपके सामने? सच्चाई वही है जो आज है, जिसे आप स्वीकारना नहीं चाहते। नहीं, अरे नहीं अलका, नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, स्वीकारना नहीं चाहते वो तो पायलट साहब। सचिन एक मिनट, मैंने सचिन पायलट एक मिनट अलका रुकिए ना, अलका एक सेकंड, अरे मैंने कहा, मैंने तो सचिन पायलट का बयान सुनवाया, उन्होंने खुद कहा कि सब ठीक ठाक है, छोड़ दीजिए, और अब मिलके लड़ेंगे। और हाँ, मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी आ रहा हूं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, एक सेकंड आशुतोष, और थोड़ा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर भी एक कमेंट करिएगा। लेकिन उसके पहले जो बात कही गई 37% को लेकर, 2019 में कौन कौन बीजेपी के साथ था, इसका भी एक आकलन हो जाना चाहिए। शिवसेना थी, शिवसेना कहां है? टीडीपी थी, वो कहां है? अकाली दल थी, वो कहां है? जनता दल यूनाइटेड थी, वो कहां है? तो आधा सच नहीं बोलना इसलिए। और दूसरी बात यह कि इस देश के अंदर जब जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिला है, कांग्रेस अकेले अपने दम पर कभी भी 42-43% से कम नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो 37% पर है। और 37% पर होने का मतलब यह है कि अगर इसमें 2-3% भी अगर ऊपर नीचे हो जाए, अगर नीचे हो जाए तो बीजेपी वल्नरेबल हो जाती है। इसलिए बीजेपी को आज नए गठबंधन के साथियों की जरूरत है। अन्यथा जब 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली तो उसको लगा कि अब हम यहां पे पोल पोजीशन पर आ गए हैं और हमें अब गठबंधन के सहयोगियों की जरूरत नहीं है। तो वैसी स्थिति में सहयोगी बड़े आराम से छिटकते हुए दिखाई पड़े। आज 2024 में अगर उसको टीडीपी की जरूरत दिखाई पड़ रही है, अकाली दल को दिखाई पड़ रही है, वो बिहार के अंदर नए सहयोगी तलाशने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये कि उसको भी अपनी कमजोरी का एहसास है। और बीजेपी की इसीलिए मैं तारीफ करता हूं क्योंकि बीजेपी हमेशा जहां कहीं उसको लगता है उसकी कमजोरी उसको ठीक करने की कोशिश करती है। इसमें क्या गलत है मानने में? हर्षवर्धन जी, इसमें क्या गलत है मानने में कि हाँ आशुतोष जी यही बात तो मैंने कही, लेकिन आशुतोष जी ने जो आधा आंकड़ा बताया था उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की। अरे भाई तब एनडीए वो था ना, या तो आप ये कहते हैं और जब एनडीए 24 में बनेगा तब उसकी बात कीजिएगा। आधा आंकड़ा आप हर बहस में बताते हैं 37%। एनडीए 2019 में 45% मतों के साथ था। आज उसके साथ जो लोग निकल कर गए हैं तो आप कैसे कहेंगे, अभी कैसे तय कर लेंगे कि शिवसेना कौन सी वाली, किसके पास कौन सा मत है? और
कांग्रेस या जो विपक्षी दल जुट रहे हैं उनकी अपनी कोशिश है, एनडीए जो जुट रहा है उनकी अपनी कोशिश है, लेकिन एक कोशिश को आप बताएंगे कि ये बड़ी अच्छी कोशिश चलिए ठीक है, ओके, कहेंगे कि मजबूरी की है, ऐसे कैसे हो सकता है? हल्का लांबा, ओके, हल्का लांबा, इस बहस पर बाद में। मानक जी, पता है क्या, दो प्रयास हो रहे हैं जो देखिए सबके देखिए सामने। देखिए एक है जोड़ने के प्रयास, हाँ, देखिए दूसरा है सारे गोपाल जी, तोड़ने इसके के बाद आपका प्रयास। नंबर है, मानक जी। आप ही के पास आ रहा हूं इसके बाद। कांग्रेस वर्सेस हाँ, बीजेपी है। तो देश में मानक जी दो देश में प्रयास इस समय हो रहे हैं जो सबके सामने है। एक जोड़ने के प्रयास है और एक तोड़ने के प्रयास है। कांग्रेस लगातार धर्मनिरपेक्ष दलों को, जो बिल्कुल मानती है इस बात को कि संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो आपका ईडी सीबीआई हो, संविधान हो, जिसे ताक पर रखकर जो है दुरुपयोग करके अपने विरोधी विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है, उनको एक कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा क्या कर रही है, अभी एक बैठक भी नहीं हुई, इतनी बौखला गई है, अपनी पूरी ताकत जो है तोड़ने में लगा दी है। आपने कहते हो प्रधानमंत्री का फुल फॉर्म पीएम का, इनके लिए प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं, क्यों? लेकिन वो प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनकर मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और जहर और नफरत फैला रहे हैं। लेकिन मणिपुर की आग आपके और मेरे प्रधानमंत्री को नहीं दिखती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हो गए हैं। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका नंबर है। गोपाल जी बोलिए। मुद्दे इनको पूछे, महंगाई है या नहीं, हाँ या गोपाल जी, ना? आपकी बारी है। देखिए मानक जी, मैं बता दूं, देखिए आप देश जिस पर तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, 153 लाख आप करोड़ ये का कर्ज है या नहीं, वोटर्स हाँ को या ना? गणित की तरह समझ रहे हैं कि 2% वोट इधर है, 2% उधर है, तो 4% हो गए और उससे ये हो जाएगा। आज के समय में जनता बहुत जागरूक हो गई है, उसे गुड गवर्नेंस चाहिए, भ्रष्टाचार से शासन चाहिए, उसको लीकेज प्रूफ। देखिए मेरी बात, अलका जी सुन लीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत सुन लिया। देखिए आज के समय में जनता बहुत जागरूक है, उसे गुड गवर्नेंस चाहिए, उसको भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, उसे लीकेज प्रूफ गवर्नेंस के अंदर का जो जन कल्याणकारी योजनाएं चाहिए उसको। अब अलका जी, आपकी बात मैंने सुन ली, देखिए सुनना भी चाहिए। अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो आप क्या राजनीति करेंगी? करते रहिए, चिल्लाने से क्या होता है? जनता आज के समय में इन जिन मुद्दों को देख के काम वोट देती है, उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अगर वैश्विक स्तर पे भारत की जो स्थिति है वह बहुत मजबूत है, आर्थिक स्तर पे जो भारत की स्थिति है वो बहुत मजबूत है, जन कल्याणकारी योजनाओं में जिस तरह से सरकार ने गवर्नेंस के द्वारा जो आंकड़े हासिल किए वो अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या में परिचायक है कि कितना इम्पैक्टफुल गवर्नेंस मॉडल इन 9 साल में चला है। जिस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म होकर टैक्स कलेक्शन और अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद पुनः स्थापित किया, इन मुद्दों पे जनता वोट देती है। इन मुद्दों पे बात करिए, इन मुद्दों पे कैसे सरकार चल रही है। भव्य राम मंदिर हमने अब पूरी तरह से सहूलियत के अनुसार बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने रोड बना रहे हैं। अरे जनता को ये चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, उसको अच्छा घर, उसको सुरक्षा चाहिए। इन्हीं मुद्दों से हम लड़ रहे हैं, इन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। और ये विपक्ष जहाँ से अभी शुरू कर रहा है, अभी तो गठबंधन के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरी मीटिंग हो रही है। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे पहुँच के जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे चाहिए वो जनता से पूछ को उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी नीति बना रहे हैं। ये तैयारी को आप भूल के केवल ये कर रहे हैं कि 4 महिलाओं से पूछिए, 2 बयान हो गए, उसके बल पे वो इलेक्शन जीत जाएंगे, 40% इधर आ गए, इससे कोई इलेक्शन लड़े जाते हैं क्या? आज के समय में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का मौका है, जब सरकार जनता इन मुद्दों पे वोट देगी और इन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हम जनता के साथ प्यार और मोहब्बत की आशा करते हैं। और जो डिवीजन फोर्सेस है, जो अलगाववादी तरीके से काम करती थी कांग्रेस, उसको पूरी तरह से फोटो ऑप होता है प्रधानमंत्री जी का। हमारे फुटबॉल का चैंपियनशिप जीतने वाले सुनील छेत्री अपनी जीत को मणिपुर समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी फुटबॉल जीतने वालों को बधाई देते हैं और कैप्टन बदले में मणिपुर की आग दिखाकर जो है मैरी कॉम की तरह सवाल पूछता है, मोदी जी मौन क्यों है? मोदी जी शांति की अपील करिए। राहुल गांधी क्या है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना संवैधानिक पद पे। वो राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर के। अरे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल जी आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं मुस्कुराकर? गोपाल जी आपने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए, ऐसा क्यों? मणिपुर के लोगों पर हंसी आ रही है।
तो मणिपुर इनको की सुन आग पर कौन रहा है? मणिपुर के ये तो लोगों के अपने जख्मों अपनी पर राग अलापे भाजपा जारी है। प्रवक्ता को जब हंसी हमारी आती बारी है। थी तब भी हाँ? ये बोलेंगे। और राहुल गांधी अच्छा, गोपाल जी, आप जवाब गवर्नर दीजिए। से मिलते हैं 30 सेकंड आपके, गोपाल जी बोलिए। ये- 30 सेकंड, या- अलका प्लीज, वन बाय वन। हाँ गोपाल जी बोलिए, 30 सेकंड्स। देखिए जो डिबेट का एक तरीका होता है उसको भी अगर इन्हें नहीं समझना तो ये इनकी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। मैं बता रहा हूं, जनता जिन मुद्दों पे दुर्भाग्यपूर्ण आज तो ये है कि वोट देश में देती है उन भाजपा की मुद्दों में सरकार। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र फिर वो शुरू हो गई अभी ये फिर शुरू हो गई। अभी जिन मुद्दों पे जनता वोट देती है उन मुद्दों में नरेंद्र मोदी जी की गुड गवर्नेंस और जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत आगे है। इन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के और बचे हुए मुद्दे हैं उनको ओके, संजय कुमार को लाइए, सबको लाइए स्क्रीन पर। संजय जी, क्या वोटर वोट देने से पहले सिर्फ अपने लोकल इश्यूज देखता है, राष्ट्रीय मुद्दे देखता है, या फिर वो दोनों तरफ के गठबंधन भी देखता है? ये भी देखता है कि कौन भारी है, किसकी तरफ ज्यादा संख्या है, किसकी तरफ ज्यादा पार्टियां हैं, कौन जीत रहा है? नहीं, आपने कई चीजें का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि कोई वोटर गठबंधन देखता है, लेकिन यह जरूर है कि आपने जिस बात का जिक्र किया, वोटर एक आम वोटर हारती हुई पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करता। तो वो ये देखने की कोशिश करता है किस पार्टी के जीतने की संभावना है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि एक पार्टी के जीतने की बिल्कुल संभावना नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसका वोटर, स्वयं का वोटर भी किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट डाल देता है। इसी वजह से ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है, जो बड़े बड़े रोड शोज होते हैं, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है, एक ऑरा क्रिएट करना होता है कि पार्टी लड़ाई के मैदान में है, पार्टी चुनावी मैदान में डटी हुई है। तो निश्चित रूप से यह है कि अलायंसेस तो नहीं देखते, लेकिन अलायंसेस का भी एक फर्क पड़ता है। जब आप गठबंधन करते हैं तो परसेप्शन बनता है कि भाई ये गठबंधन मजबूत है और ये गठबंधन जीत सकती है। तो भले ही वोटर गठबंधन की एक एक पार्टियों को नहीं गिनता कि किसके साथ 12 हैं और किसके साथ 17 हैं, लेकिन उस परसेप्शन के बदौलत वोटर का वोटिंग देने का जो डिसीजन है उस पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। ओके, ऑल राइट। हर्षवर्धन जी, बीजेपी इसी का फायदा उठाती है क्या? क्योंकि मोदी एकदम ऐसे लगते हैं, अजय से नेता लगते हैं। पिछले 2 चुनाव में तो कम से कम हमने यही देखा है, और उसी का फायदा उनको मिलता भी है क्या? नहीं, मुझे लगता है सिर्फ इसका फायदा नहीं है मानक जी। ये कह के हम उन सारी चीज़ों को एक तरह से किनारे कर देते हैं। भाजपा के लिए अच्छा है कि वो कहें कि मोदी जी के चेहरे पे ही सब होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो होता है, जो वो कह के आते हैं वो करते हैं। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ मैनिफेस्टो में कहती है, सारी पार्टियां बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र सारी होता पूरी है। थोड़े करती हैं, लेकिन हाँ, सारी कर भी बीजेपी भी नहीं करती है, नहीं कर पाती है। लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं उस पर वो पीछे नहीं हटते। जो बड़े मुद्दे होते हैं उसकी वो बात करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कांग्रेस और भाजपा की मूल रूप से जो नरसिंहा राव सरकार के बाद है, आर्थिक पॉलिसी नहीं बदली, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकारी कंपनियां घाटे की हैं तो उसको बेचकर पैसे सरकार के खजाने में आ जाने चाहिए, इसको लूट कहती है। इसको कहती है कि कंपनी बेच के लूट लिया। भाजपा कहती है कि हम ये कंपनी बचाएंगे और उसके बाद जो संभव है वो उसको ठीक करेंगे। चलिए, ओके। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो क्लैरिटी है वो आज का जो मिडिल क्लास है, आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वाला मिडिल क्लास है, उसको अपील करती है। उसमें मोदी जैसा चेहरा है, डिसाइसिव लीडर है, वो काम कर ओके, क्लोजिंग कमेंट आशुतोष, क्लोजिंग कमेंट। गठबंधन देखकर वोटर वोट देता है क्या? नहीं, मैं इसमें काफी हद तक मैं संजय जी की बात से मैं सहमत हूं। और वो इसलिए मैंने कहा कि 2014-2019 में विपक्षी एकता नहीं थी। अगर विपक्षी एकता मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ेगी, एक सुर में बातचीत करेगी, उसका एक प्रोग्राम अगर लोगों के सामने आएगा और वो प्रोग्राम बीजेपी की तुलना में अगर उनको बेहतर दिखाई पड़ेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।